हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। जैसा आप लोगों को पता है कि इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको स्काडा सिस्टम के ब्लॉक डायग्राम के बारे में बताया था। आज का जो आपका लेक्चर है वो स्काडा सिस्टम में जो कम्युनिकेशन चैनल होते हैं उनके बारे में आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे। जैसे हमें डेटा को ट्रांसफर करना है, यहाँ पर देखिए जो डेटा को ट्रांसफर करता है उसे हम क्या बोलते हैं? सेंडर। और जो डेटा को लेता है उसे हम क्या बोलते हैं? रिसीवर। तो यहाँ पर देखिए जो डेटा यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर होता है, जो ये मीडियम होता है, जो ये पाथ होता है, इसे हम बोलते हैं कम्युनिकेशन चैनल। तो यहाँ पर देखिए जो कम्युनिकेशन चैनल होता है स्काडा सिस्टम में वो सेंडर और रिसीवर को जोड़ने का कार्य करता है। तो जो कम्युनिकेशन चैनल होता है वह सेंडर और रिसीवर को जोड़ता है डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। तो जो हमारा स्काडा सिस्टम होता है उसमें दो प्रकार के कम्युनिकेशन चैनल यूज होते हैं। पहला हमारा है सिंगल चैनल, दूसरा है मल्टी चैनल। तो दो प्रकार के चैनल यहाँ पर यूज होते हैं स्काडा सिस्टम में। यहाँ पर देखिए जो हमारा सिंगल चैनल यहाँ पर कम्युनिकेशन सिस्टम होता है उसका यहाँ पर मैंने ब्लॉक डायग्राम दिखाया है। कुछ इस प्रकार का होता है आपका सिंगल चैनल कम्युनिकेशन सिस्टम। जो आपका मल्टी चैनल कम्युनिकेशन सिस्टम होता है वह कुछ इस प्रकार का होता है। तो यहाँ पर देखिए जो सिंगल चैनल कम्युनिकेशन होता है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट कनेक्ट होते हैं ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैं सारे कंपोनेंट के नाम यहाँ पर आपको शॉर्ट फॉर्म में दिखाया हूँ, परंतु जो मेरी नोट्स मिलेगी वहां पर आपका सारा कुछ इसका फुल फॉर्म देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूं और अपने कॉपी में नोट करना है। यहाँ पर देखिए ये हमारा होता है ट्रांसड्यूसर। जो यहाँ पर ये ट्रांसड्यूसर होता है यहाँ पर आपको सेंसर भी मिल सकता है, क्योंकि जो ट्रांसड्यूसर होते हैं या सेंसर की तरह भी कार्य कर सकते हैं। ये जो हमारा यहाँ पर ब्लॉक है ये होता है सिग्नल कंडीशनर। ये होता है हमारा सिग्नल कंडीशनर। तो आपको एक एक पॉइंट नोट करना है। पहला हमारा ब्लॉक है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ट्रांसड्यूसर का। यहाँ पर आपको सेंसर भी देखने को मिल सकता है। ये हमारा क्या है? सिग्नल कंडीशनर। ये हमारा सैंपल एंड होल्ड सर्किट। ये क्या है? सैंपल एंड होल्ड सर्किट। इसके बाद हमारा सिग्नल यहाँ पर आता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, एडीसी मतलब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ये ब्लॉक रिप्रेजेंट करता है। अगला ब्लॉक यहाँ पे आपको दिया है बफर। ये होता है हमारा बफर रजिस्टर, जो यहाँ पर ये डेटा को स्टोर करता है। ये जो हमारा यहाँ पर ब्लॉक है पीसी प्रिंटर या स्टोरेज। ये क्या होता है? पीसी प्रिंटर और स्टोरेज। अभी मैं आपको हर एक ब्लॉक का कार्य बताऊंगा। सबसे पहले आपको हर ब्लॉक का यहाँ पर नाम जानना है। यहाँ पर देखिए पहला आपका ब्लॉक है ट्रांसड्यूसर या सेंसर। फिर इसके बाद कनेक्ट होता है सिग्नल कंडीशनर। इसके बाद फिर कनेक्ट होता है आपका सैंपल एंड होल्ड सर्किट। फिर इसके बाद ये कनेक्ट होता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। इसके बाद ये होता है बफर रजिस्टर। फिर ये ब्लॉक है हमारा पीसी प्रिंटर या स्टोरेज। तो आइए हम देखते हैं कि ये कम्युनिकेशन चैनल कैसे काम करता है और इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। यहाँ पर देखिए जैसे मान लिया जाए ये हमारी एक इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री में एक मशीन यहाँ पर क्या कर रही है? कार्य कर रही है। अगर इस मशीन के हमें टेम्परेचर को मापना है तो यहाँ पर क्या होगा? सेंसर होगा। यहाँ पर जैसे मान लिया जाए
हमें ये एक ट्रांसड्यूसर है जो टेम्परेचर को मापता है। टेम्परेचर क्या है, हमारी फिजिकल क्वांटिटी है। तो ये जो ट्रांसड्यूसर होता है ये क्या होता है, नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में चेंज करता है। यहाँ पर ये ट्रांसड्यूसर टेम्परेचर को मापेगा और माप करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल में यहाँ पर प्रोवाइड करेगा, किसको, सिग्नल कंडीशनर को। तो यहाँ पर देखिए ट्रांसड्यूसर का काम क्या होता है, किसी भी नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में बदलना, ये होता है ट्रांसड्यूसर का कार्य। यहाँ पर सेंसर भी आपका लगा हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर हमारा ट्रांसड्यूसर यहाँ पर टेम्परेचर को सेंस किया, सेंस करने के बाद उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज कर दिया, क्योंकि ये टेम्परेचर हमारा कौन सी राशि है, फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी में इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में यहाँ पर चेंज करके किसको दिया, सिग्नल कंडीशनर को दिया। तो यहाँ पर देखिए सिग्नल कंडीशनर का काम क्या होता है, तो सिग्नल कंडीशनर का काम होता है ट्रांसड्यूसर द्वारा प्राप्त सिग्नल को मॉडिफाई करना। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मॉडिफाई करने का मतलब क्या है, आइए हम समझते हैं। देखिए जो हमारा सिग्नल कंडीशनर होता है ये हम इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन है, हम इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं। मैं आपको सिर्फ यहाँ पर ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, इसका काम बताऊंगा। इसका काम होता है जो ट्रांसड्यूसर द्वारा सिग्नल प्राप्त होता है उसको मॉडिफाई करना, किसके अकॉर्डिंग, आउटपुट के अकॉर्डिंग। ये हमारा सिग्नल कंडीशनर मॉडिफाई करता है ट्रांसड्यूसर सिग्नल को। तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर मैंने दिखाया है सिग्नल कंडीशनर क्या करता है, ट्रांसड्यूसर द्वारा प्राप्त सिग्नल को मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई करने का मतलब ये हुआ कि जो ये सिग्नल है इसको बढ़ा सकता है या घटा सकता है, मतलब एम्प्लीफिकेशन का काम कर सकता है या मॉड्यूलेशन या डीमॉड्यूलेशन का काम कर सकता है या इंटीग्रेशन का काम कर सकता है, डिफरेंशिएशन का भी काम करता है, एडिशन का भी काम करता है, सब्ट्रैक्शन का भी काम करता है। परंतु यहाँ पर जो ये आपका सिग्नल कंडीशनर काम करता है वो सैंपलिंग का काम करता है। सैंपलिंग का मतलब ये हुआ कि जैसे यहाँ से हमारे ट्रांसड्यूसर से सिग्नल हमारा ये प्राप्त हुआ, ये हमारा एनालॉग सिग्नल प्राप्त हुआ, तो ये पूरे सिग्नल को यहाँ पर ट्रांसफर नहीं करता, सिर्फ इसके छोटा से भाग मतलब इस सैंपल को यहाँ पर ट्रांसफर करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो सिग्नल कंडीशनर होता है इसका काम क्या होता है, जो ट्रांसड्यूसर द्वारा हमारा सिग्नल प्राप्त हुआ है उसको सैंपलिंग के फॉर्म में यहाँ पर भेजता है, क्योंकि ये सैंपल एंड होल्ड सर्किट है, मतलब ये सैंपल को होल्ड करता है जो ट्रांसड्यूसर द्वारा सिग्नल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर सिग्नल कंडीशनर का काम क्या है, सैंपलिंग करना। जो यहाँ पे सिग्नल प्राप्त होता है सिग्नल कंडीशनर से, ये हमारा सैंपल एंड होल्ड सर्किट उसको होल्ड करने का काम करता है। तो आपको ये काम समझ में आ गया कि इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, इसका काम क्या है। इसका काम है नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में चेंज करना, और इसका काम है ट्रांसड्यूसर द्वारा प्राप्त सिग्नल को सैंपलिंग करना, मतलब जो ट्रांसड्यूसर द्वारा सिग्नल प्राप्त हुआ है उसको मॉडिफाई करना। जो यहाँ पर सिग्नल कंडीशनर द्वारा सिग्नल प्राप्त होता है सैंपल एंड होल्ड सर्किट उसे होल्ड कर लेता है। तो यहाँ पर देखिए इसके बाद यहाँ पर जो सिग्नल है वो एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर के पास जाता है। ये इसका काम क्या होता है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलना। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर क्यों चेंज करते हैं एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में। मैंने आपको बताया था कि जो कोई भी रजिस्टर होता है उसमें जो हमारा डेटा स्टोर होता है
वो बाइनरी नंबर पर स्टोर होता है, मतलब डिजिटल सिग्नल पर स्टोर होता है। तो यहाँ पर जो हमारा बफर रजिस्टर है, यहाँ पर जो डेटा आ रहा है बाइनरी के रूप में स्टोर करता है, इसीलिए ये एनालॉग सिग्नल को एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर डिजिटल सिग्नल में चेंज करता है। इसके बाद कुछ देर के लिए इस सिग्नल को ये बफर रजिस्टर स्टोर करता है। स्टोर करने के बाद पीसी प्रिंटर या स्टोरेज में, प्रिंटर मतलब या हम इस टेम्परेचर को क्या कर लेते हैं, प्रिंट कर लेते हैं कि हाँ इस मशीन का टेम्परेचर कितना है, या हम मेमोरी में क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए जो ये यहाँ पर बफर रजिस्टर है, ये वो वाला रजिस्टर नहीं है जो करंट का अपोज करता है। यहाँ पर वो रजिस्टर है जो क्या कहते हैं बाइनरी संख्या को स्टोर करता है। तो जो ये बफर रजिस्टर होता है ये किससे मिलाकर बना होता है, फ्लिप फ्लॉप से मिलाकर बना होता है, क्योंकि एक फ्लिप फ्लॉप एक बाइनरी नंबर को स्टोर करता है। तो जो हमारा सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप, मतलब जो फ्लिप फ्लॉप का समूह होता है उसे हम बोलते हैं रजिस्टर। तो रजिस्टर का काम क्या होता है, डेटा को स्टोर करना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सिंगल चैनल कम्युनिकेशन सिस्टम कैसे काम करता है। तो इसमें टोटल कितने कंपोनेंट होते हैं, टोटल 6 कंपोनेंट होते हैं। पहला ट्रांसड्यूसर होता है जो नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में चेंज करता है। ये होता है सिग्नल कंडीशनर जो सिग्नल को मॉडिफाई करता है। ये हमारा है सिंपल एंड होल्ड सर्किट। सिंपल एंड होल्ड सर्किट का काम होता है इस सिग्नल को होल्ड करना। इसके बाद ये हमारा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में चेंज करता है, क्योंकि यहाँ पर ये क्या होता है रजिस्टर जो बाइनरी संख्या को स्टोर करता है, तो डिजिटल सिग्नल को ये स्टोर कर लेता है। इसके बाद ये यहाँ पर भेज देता है। कुछ ही समय के लिए यहाँ पर सिग्नल आता है। जैसे ही पूरा सिग्नल यहाँ पर डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट हुआ, कन्वर्ट होने के बाद ये तुरंत पीसी प्रिंटर या स्टोरेज डिवाइस को भेज देता है। पीसी प्रिंटर में ये टेम्परेचर या तो प्रिंट हो जाएगा या तो स्टोर हो जाएगा कि हाँ इस मशीन का टेम्परेचर इतना है। तो ये होता है हमारा सिंगल चैनल कम्युनिकेशन सिस्टम। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो हमारा सैंपल एंड होल्ड सर्किट होता है ये किसका कॉम्बिनेशन होता है, स्विच और इंडक्टर का कॉम्बिनेशन होता है या स्विच और कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन होता है। तो जो हमारा सैंपल एंड होल्ड सर्किट होता है वह स्विच और कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन होता है। कुछ इस प्रकार का ये सिंपल एंड होल्ड सर्किट होता है जो डेटा को यहाँ पर होल्ड रखता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सैंपल एंड होल्ड सर्किट का काम क्या है, डेटा को होल्ड करना। जो यहाँ पर सिग्नल का सैंपल भेजता है उसको होल्ड रखता है। तो जो इसका सर्किट होता है स्विच और कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन द्वारा प्राप्त होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन और पूछा जाता है सिंगल चैनल कम्युनिकेशन से। ये क्वेश्चन है कि सिंगल चैनल कम्युनिकेशन सिस्टम एक डीपीएम का प्रसिद्ध उदाहरण है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सिंगल चैनल कम्युनिकेशन सिस्टम किसका प्रसिद्ध उदाहरण है, तो आपका आंसर रहेगा डीपीएम का प्रसिद्ध उदाहरण है। देखिए ये डीपीएम एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मापता है, मापने के साथ साथ स्टोर करता है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो हमारा डीपीएम है इसका फुल फॉर्म क्या है, तो आपको बताना है डीपीएम का फुल फॉर्म डिजिटल पैनल मीटर। तो आपको बताना है डीपीएम का फुल फॉर्म डिजिटल पैनल मीटर। यह एक डिवाइस होती है जो किसी भी क्वांटिटी को मापने का कार्य करती है। तो सिंगल चैनल कम्युनिकेशन सिस्टम का प्रसिद्ध उदाहरण डीपीएम होता है। यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट और पूछा जाता है
कि जो हमारा सिंगल चैनल कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, ये अगर हम इसका यूज डीएएस के रूप में यूज करते हैं तो इसमें दो बड़ी कमियां होती हैं। जी हाँ दोस्तों, जो हमारा सिंगल चैनल कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, अगर इसका यूज हम डीएएस के रूप में करते हैं तो इसमें दो बड़ी कमियां होती हैं। पहली कमी आपकी होती है कि इसकी स्लो स्पीड होती है। स्पीड स्लो होने के कारण दूसरी कमी और हो जाती है कि जो डेटा यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रहा है वो ट्रांसफर होने में अधिक समय लगता है। तो स्लो स्पीड होती है और डेटा ट्रांसफर होने में अधिक समय लगता है। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि डीएएस क्या है, तो देखिए डीएएस का फुल फॉर्म होता है डेटा एक्विजिशन सिस्टम। क्या? डेटा एक्विजिशन सिस्टम। डीएएस के बारे में हम अलग से ही लेक्चर लेके आएंगे। आपको ये फुल फॉर्म इसको याद रखना है कि डीएएस का फुल फॉर्म होता है डेटा एक्विजिशन सिस्टम। तो आपको इस पॉइंट को भी याद रखना है। देखिए, अगर हम सिंगल चैनल कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पर एक सबसे बड़ी कमी है। सबसे बड़ी कमी ये है कि जो सिंगल चैनल कम्युनिकेशन सिस्टम होता है सिर्फ ये एक फिजिकल क्वांटिटी को माप सकता है, क्योंकि इसमें एक ट्रांसड्यूसर होता है या एक हमारा सेंसर होता है। या टेम्परेचर वाला सेंसर लगा दें या प्रेशर वाला सेंसर लगा दें, जो सेंसर यहाँ पर लगाएंगे उसी क्वांटिटी को सिर्फ माप सकता है। अगर हमको एक से अधिक क्वांटिटी को मापना हो तो इस चैनल का यूज हम वहां पर नहीं कर सकते हैं। तो इस समस्या को दूर करने के लिए हम किसके पास गए? हम यहाँ पर गए मल्टी चैनल कम्युनिकेशन सिस्टम। इसीलिए हम मल्टी चैनल कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ते हैं, क्योंकि जो हमारा सिंगल चैनल कम्युनिकेशन सिस्टम होता है इससे सिर्फ हम एक फिजिकल क्वांटिटी को माप सकते हैं, परंतु जो मल्टी चैनल कम्युनिकेशन सिस्टम होता है इससे हम कई सारी राशियां माप सकते हैं एक साथ। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारा मल्टी चैनल कम्युनिकेशन सिस्टम होता है इसका हम बनाने के लिए मल्टीप्लेक्सर का यूज करते हैं। तो मल्टीप्लेक्सर का यूज करके हम मल्टी चैनल कम्युनिकेशन सिस्टम बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपको बहुत सारे सेंसर दिख रहे होंगे। इसमें बहुत सारे सेंसर होते हैं और बहुत सारे यहाँ पर क्या कनेक्ट होते हैं? सिग्नल कंडीशनर कनेक्ट होते हैं। सिर्फ आपको हम समझने के लिए यहाँ पर दिखाए हैं, कई सारे यहाँ पर सेंसर कनेक्ट होते हैं। यहाँ 4 से अधिक भी हो सकते हैं, 4 से कम भी हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए सेंसर ये पहला है, ये सेंसर दूसरा है, ये सेंसर तीसरा है, ये सेंसर चौथा है। इसी के साथ कनेक्ट होता है हमारा क्या? सिग्नल कंडीशनर। फिर इसके बाद हमारा यहाँ पर कनेक्ट होता है मल्टीप्लेक्सर। जो मल्टीप्लेक्सर के साथ फिर इसके बाद हमारा कनेक्ट होता है सैंपल एंड होल्ड सर्किट। फिर इसके बाद एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर कनेक्ट होता है। यहाँ पर देखिए, जैसे ही यहाँ पर ये सिग्नल डिजिटल में कन्वर्ट होगा, मतलब बाइनरी रूप में कन्वर्ट होगा, तो या हम इस सिग्नल को क्या कर सकते हैं? प्रिंट कर सकते हैं, या उसे स्टोर कर सकते हैं, या डिस्प्ले पर हम दिखा सकते हैं, या आरटीओ में स्टोर कर सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो आरटीयू होता है किसी भी इंडस्ट्री का, जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, सारे डेटा को कौन स्टोर रखता है? आरटीयू स्टोर रखता है, तभी तो एमटीयू के पास भेजता है। तो यहाँ पर ये आरटीयू नॉन वोलेटाइल मेमोरी में डेटा को स्टोर करता है, या कंप्यूटर के पास ये डेटा जाता है। तो ये सारी चीजें कनेक्ट होती हैं मल्टी चैनल कम्युनिकेशन सिस्टम में। मल्टी चैनल कम्युनिकेशन सिस्टम को बनाने के लिए मल्टीप्लेक्सर का यूज किया जाता है। जो मल्टी चैनल कम्युनिकेशन सिस्टम होता है इसमें हम कई सारी राशियां माप सकते हैं। अब बात ये आती है कि जो हमारे ये सेंसर हैं, जैसे मान लिया जाए ये सेंसर हमारा टेम्परेचर को सेंस किया, ये सेंसर हमारा प्रेशर को सेंस किया, ये सेंसर हमारा ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता को सेंस किया।
अगर ये सारी फिजिकल क्वांटिटी एक साथ यहाँ पर जाती हैं तो क्या ये एक साथ इस फिजिकल क्वांटिटी को माप सकता है? तो ये एक साथ किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को माप नहीं सकता है। ये 1/1 ही किसी फिजिकल क्वांटिटी को मापता है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, आर्द्रता हो गई, तो ये प्राथमिकता के आधार पर मापता है कि मतलब किसको इम्पोर्टेंट है हमें मापना। तो पहले हम सेट करेंगे कि पहले किसको मापना है, टेम्परेचर को मापना है, तो ये पहले टेम्परेचर को मापेगा। जैसे तीनों साथ एक साथ जाती हैं, मतलब टेम्परेचर एक साथ जाता है, प्रेशर एक साथ जाता है इनपुट में, और हमारा ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता एक साथ जाती है, तो सबसे पहले टेम्परेचर नापेगा। हम जिस प्रकार इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे, सेटिंग करेंगे, उसके अकॉर्डिंग प्राथमिकता के आधार पर ये मल्टीप्लेक्सर मापता है। अब बात ये आती है कि अगर ये तीनों फिजिकल क्वांटिटी को हमको एक साथ मापना है तो हमें इसमें क्या मॉडिफिकेशन करना होगा। तो देखिए, अगर हमें एक साथ सभी फिजिकल क्वांटिटी को मापना है तो जो हमारा सिंपल एंड होल्ड सर्किट यहाँ पे लगा होता है, इसको हम कनेक्ट कर देते हैं मल्टीप्लेक्सर से पहले। तो यहाँ पर ये सिंपल एंड होल्ड सर्किट क्या हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है। तो इस मल्टी चैनल कम्युनिकेशन सिस्टम से हम एक साथ किसी भी राशि को एक समय पर माप सकते हैं। कब? जब हम सिंपल एंड होल्ड सर्किट को मल्टीप्लेक्सर से पहले कनेक्ट कर देते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि अगर हमें एक साथ किसी फिजिकल क्वांटिटी को मापना है तो उस समय जो हमारा सिंपल एंड होल्ड सर्किट होगा वो मल्टीप्लेक्सर से जस्ट पहले होगा। अगर हमें 1/1 किसी फिजिकल क्वांटिटी को उसकी प्राथमिकता के आधार पर मापना है तो मल्टीप्लेक्सर के बाद हम लगाते हैं क्या, सिंपल एंड होल्ड सर्किट। बस इतना फर्क होता है। देखिए, यहां से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, क्या हम मल्टी चैनल कम्युनिकेशन सिस्टम का यूज कर सकते हैं DAS के रूप में। DAS का फुल फॉर्म होता है डेटा एक्विजिशन सिस्टम, मतलब डेटा को इकट्ठा करने वाला सिस्टम है ये DAS। तो यहाँ पर देखिए, जो मल्टी चैनल कम्युनिकेशन सिस्टम होता है इसका यूज हम DAS के रूप में कर सकते हैं, इसमें कोई कमी नहीं होगी। परंतु जो हमारा सिंगल चैनल कम्युनिकेशन सिस्टम था, अगर हम इसको DAS के रूप में यूज करते थे तो इसमें दो कमियां थी, स्लो स्पीड थी, डेटा ट्रांसफर होने में अधिक समय लगता था। तो मल्टी चैनल कम्युनिकेशन सिस्टम में ऐसा नहीं है, हम DAS के रूप में यूज कर सकते हैं। तो आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि जो हमारा DAS होता है किस चैनल में सबसे अच्छा कार्य करता है, तो वो आपका आंसर रहेगा मल्टी चैनल कम्युनिकेशन सिस्टम में। तो ये रहा आज का आपका टॉपिक। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बन सकते थे मैंने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को यहाँ पर कवर कर दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियो हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। जो आज का आपका लेक्चर है वो स्काडा में ही है, हमारा OSI मॉडल। इसका नाम सुनते ही बहुत सारे स्टूडेंट ने ये सोचा होगा कि सर आप कंप्यूटर की सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। तो नहीं दोस्तों, ये आपके स्काडा का जो सिलेबस है उसमें ही ये आपको OSI मॉडल दिया गया है। तो यहाँ से आपके एग्जाम में यूपी PCL जेईई में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आपको इस लेक्चर को ध्यान से देखना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जितना भी अभी मैं पढ़ा रहा हूँ उन वीडियो को बहुत कम देख रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं सर IMED पढ़ा दीजिए, एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ा दीजिए। तो देखिए दोस्तों, जितनी भी ये सब्जेक्ट है, जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ
ये आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा, ये सिर्फ आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि आपकी ये आदत हो गई है, जो एग्जाम में अभी पूछा जा रहा है उसी को पढ़ने को बोल रहे हैं। अभी जो एसएससी जेईई का पेपर हुआ है उसमें आईएमईडी पूछी गई है, तो आईएमईडी आईएमईडी आप कमेंट्स कर रहे हैं। जब इसका कंप्लीट हो जाएगा तो मैं खुद ही आईएमईडी पढ़ा दूंगा, पहले आप इसको तो पढ़िए, ये भी आपके एग्जाम में आएगा। तो आपको लेक्चर्स को ध्यान से देखना है, आपको स्किप नहीं करना है। ये मत समझना कि ये कंप्यूटर का टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आपके यूपी पीसीएल जेईई में पूछा जा चुका है, तो आपको ध्यान से समझना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारा आज का लेक्चर होने वाला है वो ओएसआई मॉडल पर है। देखिए, जो हमारा ओएसआई मॉडल होता है ये क्या होता है, हम इसे क्यों पढ़ते हैं, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, सारा कुछ आपको इस लेक्चर में जानने को मिलेगा। देखिए, जो हमारा ओएसआई मॉडल होता है इसमें 7 लेयर होती हैं। जो हमारी 7 लेयर होती हैं उनका प्रत्येक अलग अलग विशेष कार्य होता है, जिसके माध्यम से हम एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में डेटा ट्रांसफर करते हैं। तो ओएसआई मॉडल से हमें ये पता चलता है कि जो हमारा डेटा ट्रांसफर होता है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में किस प्रकार ट्रांसफर होता है। जैसे हम बात करें व्हाट्सएप, जैसे हम व्हाट्सएप से मैसेज करते हैं, हम तो हो गए सेंडर, मतलब जैसे हम कोई भी डेटा भेजते हैं, जैसे व्हाट्सएप से हम कोई भी इमेज जैसे भेजते हैं तो हम हो गए सेंडर, और जिसके पास हम डेटा भेज रहे हैं वो क्या हुआ, रिसीवर हुआ। तो हम यहाँ पर एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में डेटा भेज रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा जो ओएसआई मॉडल है हमें यही बताता है कि ये किस प्रकार डेटा ट्रांसफर होता है सेंडर और रिसीवर के बीच में। तो आइए हम देखते हैं, सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा ओएसआई मॉडल है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ये आपके एग्जाम में अभी नहीं पूछा गया है, पूछा जा सकता है। मैं आपको बता दूं यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से यूपीएससी जेईई में पूछा है, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा है। ये जो हमारी होती है डेटा लिंक लेयर, यहाँ से एक क्वेश्चन आपके यूपीएससी जेईई में पूछा जा चुका है। तो आपको ध्यान से इस लेक्चर को समझना है, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम ओएसआई मॉडल की बात करें, जो हमारा ओएसआई यहाँ पर है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए ओएसआई का फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। क्या होता है, ओएसआई मॉडल का जो हमारा यहाँ पर फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। अब यहाँ पर समझिए ओपन सिस्टम का मतलब क्या है, इंटरकनेक्शन का मतलब क्या है। देखिए, जैसे मैं ये बात करूं कि हमारे पास एक कंप्यूटर है लखनऊ में, दूसरा कंप्यूटर है कानपुर में, ये हमारे क्या है दूर दूर हमारे ये सिस्टम है दोनों, मतलब क्या है ओपन सिस्टम है। इनको इंटरकनेक्ट करने के लिए मतलब जोड़ने के लिए हम ओएसआई मॉडल का यूज करते हैं। तो ओएसआई का मतलब क्या है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, मतलब दो ओपन सिस्टम को इंटरकनेक्ट मतलब जोड़ने के लिए हम ओएसआई मॉडल पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका फुल फॉर्म आपको समझ में आ गया कि ओएसआई मॉडल का फुल फॉर्म क्या है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। अब चलते हैं हम दूसरे पॉइंट पर। देखिए, जितना मैं आपको यहाँ पर नोट करा रहा हूँ एक एक पॉइंट आपको नोट करना है, ये सारा कुछ आपके सिलेबस का है, सिलेबस के बाहर मैं आपको कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं आपसे बार बार कहता हूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अभी वीडियो मेरा नहीं देख रहे हैं। वो स्टूडेंट कब वीडियो देखेंगे, जब एक बार ये एग्जाम में पूछ जाएगा, फिर आराम से देखेंगे इसको। अभी नहीं देख रहे हैं, अभी देखोगे तो फायदा रहेगा, क्योंकि जो लड़का एडवांस पढ़ता है, डायनेमिक पढ़ता है, कुछ हट के पढ़ता है, उसी का सिलेक्शन होता है। तो आपको डायनेमिक रहना है, हर एक बुक का सिलेबस आपको पढ़ के जाना है। तो यहाँ पर देखिए अगला हमारा पॉइंट है, जो हमारा ओएसआई मॉडल है इसको कौन डेवलप्ड किया था। तो जो हमारा ओएसआई मॉडल है
एक हमारा स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन आईएसओ द्वारा 1984 में ये डेवलप किया गया था। देखिए जो आपका ये डेटा है 1984, ये आपको अलग अलग बुक में अलग अलग मिल सकता है। तो मैं आपको स्टैंडर्ड बुक से और कुछ गूगल से सर्च करके देखा तो अधिकतर जगह आपको यही आपको डेटा मिल रहा था। तो जो हमारा ओएसआई मॉडल है इसको डेवलप किया था हमारा आईएसओ, जो 1984 में डेवलप किया था। आईएसओ क्या है? ये एक स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है? स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आपके एग्जाम में आ सकता है कि जो आईएसओ होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। क्या होता है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना कि सर यहाँ पर एस पहले है तो यहाँ पर स्टैंडर्डाइजेशन यहाँ पर आना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या लगा है? और मतलब इसका हमारा फुल फॉर्म क्या होता है? आईएसओ का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। याद रखना ये आपके एग्जाम में आ सकता है। तो हम यहाँ पर पढ़ लिए कि कौन डेवलप किया? आईएसओ द्वारा। कब? 1984 में। अब हमारा अगला पॉइंट है यहाँ पर ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल में 7 लेयर होती हैं। जी हाँ दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि जो आपका ओएसआई मॉडल होता है इसमें 7 लेयर होती हैं। तो यहाँ पर देखिए 7 लेयर कौन कौन सी होती हैं, आइए हम देखते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि जो हमारा ओएसआई मॉडल है उसमें 7 लेयर होती हैं। यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या है? सेंडर। ये हमारा क्या है? रिसीवर। जैसे यहाँ पर कोई हम व्हाट्सएप मान लिया जाए, यहाँ पर इंस्टाग्राम या फेसबुक, हम यहाँ पर कोई भी मैसेज टाइप करते हैं या कोई भी इमेज भेजते हैं या कोई भी हम पीडीएफ भेजते हैं, यह सब क्या होता है? डेटा होता है। जो डेटा को ये भेजने वाला होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सेंडर। जो डेटा को रिसीव करने वाला होता है, जैसे हम किसी के पास कोई इमेज भेजें तो ये क्या है? इमेज हमारा डेटा है जो हम भेज रहे हैं, हम तो हो गए सेंडर। जो डेटा को रिसीव कर रहा है वो क्या हो गया? रिसीवर हो गया। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा ये सेंडर है इसमें 7 लेयर होती हैं, उसी प्रकार जो रिसीवर होता है उसमें भी 7 लेयर होती हैं। जिस प्रकार इसमें लेयर होती है उसी प्रकार इसमें लेयर होती है। बस इतना फर्क है कि जब कोई मैसेज भेजता है या कोई भी डेटा भेजता है तो उस समय ये लेयर पहले ये वाली काम करती है, फिर ये वाली काम करती है। इसी प्रकार ये सातों लेयर का करती है। जब कोई डेटा रिसीव करता है तो सबसे पहले किस लेयर के पास जाता है? इस लेयर के पास जाता है, फिर लास्ट में इस लेयर के पास जाता है। तो यहाँ पर समझ गए ये क्या है? सेंडर। ये क्या है? रिसीवर। अब यहाँ पर देखिए जो ये 7 लेयर आपको दिख रही हैं, जो इसकी नंबरिंग की जाती है नीचे से ऊपर की ओर की जाती है। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बनते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारा जो ओएसआई मॉडल है इसमें 5वीं लेयर कौन सी है? तो आप कौन बताएंगे? ये वाली लेयर। कोई पूछे तीसरी लेयर कौन सी है तो आप बताएंगे ये वाली लेयर। मतलब ये नंबरिंग को भी आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है कि जो ओएसआई मॉडल है उसमें जो 7 लेयर होती हैं नीचे से तीसरी लेयर कौन सी है? तो आप कौन बताएंगे? ये वाली लेयर बताएंगे, नेटवर्क लेयर। जैसे आपसे पूछे ऊपर से चौथी लेयर कौन सी है तो आप कौन बताएंगे? ये वाली लेयर बताएंगे। ऊपर से 5वीं लेयर कौन सी है? तो 1 2 3 4 5 ये वाली लेयर बताएंगे। तो इस प्रकार भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए हर एक लेयर का मैंने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। आपको मैं फुल फॉर्म बताता हूँ, अपने कॉपी में नोट करना।
नहीं नोट करना है, मैं जब आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा तो उसमें सारा कुछ फुल फॉर्म देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारी यहाँ पर सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, ये होती है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर कैसे, देखिए जैसे हमारा व्हाट्सएप हो गया, व्हाट्सएप हमारा क्या है, एक प्रकार का एप्लीकेशन तो है जिस पर हम मैसेज टाइप करते हैं। तो पहले यहीं पर तो हम कार्य करेंगे, तो सबसे ऊपर कौन सी लेयर होगी, एप्लीकेशन लेयर होगी। देखिए एप्लीकेशन लेयर जो है एक प्रकार का हमारा सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन होता है। जैसे हमारा जो व्हाट्सएप है ये क्या है, हमारा एप्लीकेशन है, उस पर तो ही हम मैसेज करते हैं। तो सबसे ऊपरी लेयर कौन सी हमारी, एप्लीकेशन लेयर है। अब ये बताइए, जो व्हाट्सएप है क्या उसको आप हाथ में ऐसे लेके घूम सकते हैं कि मेरा व्हाट्सएप है, ले लो ले लो। ये व्हाट्सएप को आप नहीं हाथ में ले सकते हैं, ना उसे आप टच कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर हम टच तो करते हैं व्हाट्सएप को। नहीं, आप व्हाट्सएप को नहीं टच कर रहे हैं, टच कर रहे हैं आप मोबाइल की स्क्रीन को। तो याद रखना, व्हाट्सएप जो है हमारा क्या है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। इसका मतलब क्या हुआ, जो एप्लीकेशन लेयर है वो सॉफ्टवेयर लेयर है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो हमारा एप्लीकेशन लेयर है वो कौन सी लेयर है, सॉफ्टवेयर लेयर है। अब यहाँ पर देखिए अगली हमारी लेयर है, यहाँ पर प्रेजेंटेशन लेयर। क्या, प्रेजेंटेशन लेयर। अगली लेयर है हमारी सेशन लेयर। यहाँ पर है हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर। तीसरी हमारी यहाँ पर लेयर है नेटवर्क लेयर। ये हमारी नीचे से दूसरी जो लेयर है वो है डेटा लिंक लेयर। यहाँ पर ये कौन सी लेयर है, फिजिकल लेयर। तो मैं आपको फिर से दोबारा से बोल रहा हूँ, पहली लेयर एप्लीकेशन लेयर, दूसरी प्रेजेंटेशन लेयर, तीसरी सेशन लेयर, चौथी ट्रांसपोर्ट लेयर, यहाँ पर पांचवी कौन सी है, नेटवर्क लेयर, यहाँ पर छठवीं कौन सी है, डेटा लिंक लेयर, यहाँ पर सातवीं कौन सी है, फिजिकल लेयर। तो आपको समझ में आ गया होगा ये लेयर कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर सेंटर में दिख रहा है उसी प्रकार रिसीवर में भी ये लेयर होती है, एप्लीकेशन लेयर। यहाँ पर प्रेजेंटेशन लेयर, ये होगा सेशन लेयर, ये होगा ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, ये होती है फिजिकल लेयर। अब यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इसमें कौन कौन सी सॉफ्टवेयर लेयर होती हैं, कौन कौन सी हार्डवेयर लेयर होती हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारी ये तीन ऊपर की लेयर दिख रही हैं, ये जो तीन ऊपर की लेयर दिख रही हैं ये हमारी होती हैं सॉफ्टवेयर लेयर। इन लेयर को हम सॉफ्टवेयर लेयर क्यों कहते हैं, इसका सबसे बड़ा रीजन है कि ये जो हमारी लेयर होती हैं ये एप्लीकेशन पर कार्य करती हैं, मतलब सॉफ्टवेयर पर कार्य करती हैं, इसीलिए इसे हम सॉफ्टवेयर लेयर के नाम से जानते हैं। जो आपकी ये नीचे की तीन लेयर होती हैं ये होती है हार्डवेयर लेयर। हार्डवेयर लेयर इसे हम क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती हैं। जब भाई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगी तो उसको हम हाथ में लेके जा सकते हैं, छू सकते हैं, छू के महसूस कर सकते हैं, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, हार्डवेयर लेयर होती हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं, सारा कुछ मैं आपको डिटेल से हर एक लेयर के बारे में पढ़ाऊंगा। अब क्वेश्चन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। ये जो ऊपर की लेयर होती है सॉफ्टवेयर लेयर, ये नीचे की तीन लेयर हार्डवेयर लेयर, जो हमारी ये लेयर होती है या ओएसआई मॉडल की हार्ड लेयर होती है। आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि जो ओएसआई मॉडल होता है उसमें जो 7 लेयर होती हैं उसमें से कौन से लेयर को हम ओएसआई मॉडल का हार्ट कहते हैं, मतलब हृदय कहते हैं, वो है हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर। इसे हम हृदय क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका मेन काम होता है, जब मैं आपको बताऊंगा आपको समझ में आएगा। यहाँ पर जो हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर होती है ये सॉफ्टवेयर लेयर और हार्डवेयर लेयर को जोड़ने का काम करती है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है कि जो हमारी
वो कौन सी लेयर है जो सॉफ्टवेयर लेयर और हार्डवेयर लेयर को जोड़ने का काम करती है? तो आपका आंसर रहेगा ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर को हम क्या बोलते हैं? हार्ड लेयर भी बोलते हैं ओएसआई मॉडल का, या सॉफ्टवेयर लेयर और हार्डवेयर लेयर को जोड़ने का काम करती है। अब यहाँ पर और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारा ये ऊपर की 3 लेयर होती हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? अपर लेयर बोलते हैं। जो ये नीचे की 3 लेयर होती हैं, इसे हम बोलते हैं लोअर लेयर। जो हमारी ये ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, इसे बोलते हैं मिड लेयर। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि अपर लेयर के अंतर्गत कौन कौन सी लेयर आती हैं? तो ये तीनों आती हैं। लोअर लेयर के अंतर्गत ये तीनों लेयर आती हैं। मिड लेयर के अंतर्गत ट्रांसपोर्ट लेयर आती है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ पर देखिए, अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो हमारी ये लेयर होती है, जो इसमें डेटा किस रूप में होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे हम फिजिकल लेयर की बात करें, जो हम डेटा भेजेंगे रिसीवर के पास, वो किस रूप में होता है? तो वो होता है बिट के रूप में। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि जो हमारा डेटा होता है वो फिजिकल लेयर में किस रूप में होता है? तो वो होता है हमारा बिट्स के रूप में, मतलब बाइनरी नंबर के रूप में होता है। तो देखिए, जो फिजिकल लेयर होती है, इसमें जो डेटा होता है बिट के फॉर्म में होता है। इसीलिए हम फिजिकल लेयर को बिट यूनिट के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि इसमें जो डेटा होता है बिट के फॉर्म में होता है, इसीलिए इसे हम बिट यूनिट भी कहते हैं। इसी प्रकार जो हमारी डेटा लिंक लेयर होती है, इसे हम फ्रेम यूनिट कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इसमें डेटा होता है फ्रेम के रूप में होता है, इसीलिए डेटा लिंक लेयर को हम फ्रेम यूनिट कहते हैं। अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि जो हमारा नेटवर्क लेयर होता है, इसमें डेटा किस रूप में होता है? तो इसमें डेटा पैकेट्स के रूप में होता है। देखिए, सारा कुछ मैं बताऊंगा, फ्रेम क्या होता है, पैकेट्स क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, बिट क्या होता है, जब मैं आपको डिटेल से हर एक लेयर्स के बारे में पढ़ाऊंगा। सिर्फ आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि जो हमारा यहाँ पर होता है नेटवर्क लेयर, जिसमें जो हमारा डेटा होता है पैकेट्स के फॉर्म में होता है, इसीलिए हम इसे पैकेट यूनिट के नाम से जानते हैं नेटवर्क लेयर को। यहाँ पर देखिए, अगला हमारा लेयर है यहाँ पर ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर को हम सेगमेंट यूनिट लेयर के नाम से जानते हैं, क्योंकि जो इसमें डेटा होता है वो सेगमेंट के फॉर्म में होता है। तो आपको याद रखना है, फिजिकल लेयर में बिट्स के फॉर्म में डेटा होता है, डेटा लिंक लेयर में फ्रेम के रूप में होता है, नेटवर्क लेयर में पैकेट्स के रूप में होता है, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट लेयर में सेगमेंट के रूप में होता है। यहाँ पर डेटा सेम होता है, जो डेटा हम यहाँ पर भेजेंगे वही डेटा यहाँ पर रहेगा, चेंज नहीं होगा। परंतु इस लेयर में डेटा अपने अपने फॉर्म में अलग अलग चेंज हो जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपके यहाँ से क्लियर हो चुके होंगे। अब देखिए, जहां पर अगला हमारा पॉइंट है, वो पॉइंट है हमारा ओएसआई मॉडल एक रेफरेंस मॉडल है। क्या? ओएसआई मॉडल एक रेफरेंस मॉडल है। रेफरेंस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो हमारे पुराने जमाना की साइकिल थी, जो सबसे पहले साइकिल हमारी बनी थी, वो किसकी बनी थी? लकड़ी की बनी थी। परंतु जो इस समय हमारी साइकिल बनी है वो किसकी है? लोहे की है। तो जो हमारा साइकिल का हमारा रेफरेंस मॉडल है, तो कौन है? लकड़ी की साइकिल है। क्योंकि लकड़ी की साइकिल को हम रेफरेंस मान करके उसके आधार पर मतलब नकल करके ही लोहे की साइकिल का निर्माण किया है। क्या अब आपकी लकड़ी की साइकिल यूज होती है? नहीं यूज होती है।
उसी प्रकार हमारा OSI जो मॉडल है, ये जो आपको दिख रहा है, ये एक रेफरेंस मॉडल है। इसका यूज अब नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इनसे एडवांस मॉडल भी आ चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से हमारे एडवांस मॉडल हैं। जैसे आपका हो गया TCP, IP, इनका यूज इस समय किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपका ये फुल फॉर्म भी पूछता है इसका कि TCP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म आपको नोट करना है। तो इसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो आपके इसके फुल फॉर्म भी नोट करना है। तो आपको समझ में आ गया कि ये रेफरेंस मॉडल का मतलब क्या है। रेफरेंस का मतलब हो गया इसको आधार मानकर ही हम बहुत से मॉडल बनाए हैं जो अभी यूज हो रहे हैं। ये मॉडल इस समय यूज नहीं हो रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर जब इसका यूज नहीं हो रहा है तो हम क्यों पढ़ते हैं। हाँ, आपकी सोच बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। देखिए दोस्तों, कोई भी चीज है, जैसे मान लिया जाए किसी चीज का निर्माण हुआ है तो वो कैसे निर्माण हुआ। अभी हम यहाँ पर हैं तो हम तो जान रहे हैं कि ऐसे निर्माण हुआ। जैसे हमारी आने वाली पीढ़ी है तो उसे कैसे पता चलेगा कि इसका निर्माण कैसे हुआ। तो इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं कि इसका जो हमारा मॉडल है इसका निर्माण कैसे हुआ। तो इसको जब हम इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे तभी तो हमें समझ में आएगा। तो इसलिए हम पढ़ते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये क्लास कैसी लगी वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर कीजिएगा। जितने भी आपके स्टूडेंट हैं, जितने भी आपके ग्रुप के स्टूडेंट हैं, सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। और मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि जो हमारा एक चैनल है UPPCL TG2 के स्पेशल तैयारी के लिए, उस चैनल का नाम है हमारा ITI वाला। तो ITI वाला जो हमारा चैनल है वो ITI स्टूडेंट के लिए है। और जो भी डिप्लोमा के स्टूडेंट ऐसे हैं जो तैयारी करना चाहते हैं, बेसिक से कुछ बेसिक चीजें क्लियर नहीं है, तो वो भी उस चैनल पर पढ़ सकते हैं। वहां पर मैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल एक एक कंसेप्ट क्लियर करूंगा। जैसे यहाँ पर मैं इस सब्जेक्ट का कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, वैसे आपके सारे कंसेप्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्लियर होंगे। तो आप लोग तुरंत ही जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस चैनल की लिंक दी गई है, तो उस चैनल को पहले जाइए आप सब्सक्राइब करिए। देखिए, मैं इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि वहां पर सब्सक्राइबर कम है, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो वीडियो को देखते नहीं हैं। क्योंकि सब्सक्राइबर कम है, वो कंटेंट नहीं देखते हैं। कंटेंट क्या है, तो आप लोगों को थोड़ा सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ाना है, तो आप लोग जाके उस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। पढ़ना या नहीं पढ़ना वो आपकी मर्जी, आपको समझ में आए पढ़ना, ना समझ में आए ना पढ़ना, परंतु आपको उस चैनल को सब्सक्राइब करना है। और जो ये वीडियो है इसको क्या करना है, शेयर भी करना है, लाइक भी करना है। देखिए, लाइक और शेयर के लिए मैं क्या कहता हूँ, जब आप वीडियो को लाइक कर देते हैं, शेयर कर देते हैं, तो क्या होता है, जो हमारा YouTube होता है वो अधिक लोगों के पास वीडियो को शेयर करता है जब आप वीडियो को लाइक करते हैं। इसीलिए सब लोग बोलते हैं हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसलिए मैं भी बोल रहा हूँ, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। और इसका नेक्स्ट पार्ट आपको इसके बाद देखने को मिलेगा, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता है तो वीडियो अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है मोबाइल से। इसीलिए मैं छोटे छोटे वीडियो बनाता हूँ। जो आपका अगला वीडियो आएगा, सारे लेयर जो आपको सातों लेयर दिख रहे हैं, इनका पूरा डिटेल आपको पढ़ने को मिलेगा। तो जैसा आप लोगों को पता है कि इसके पहले हमने OSI मॉडल के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि OSI मॉडल क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसे कौन डेवलप्ड किया था, कौन सी लेयर सॉफ्टवेयर होती हैं, कौन सी हार्डवेयर लेयर होती हैं,
ये सारा कुछ हमने इसके बेसिक इंट्रोडक्शंस के बारे में पढ़ा था। अगर आप इसके पहले वाला लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज पहले आप इसका पहले वाला लेक्चर देखिए, इसके बाद इस लेक्चर को देखना, क्योंकि जितना बेसिक इंट्रोडक्शन हमारा ओएसआई मॉडल का था उसको मैंने इसके पहले वाले लेक्चर्स में बता दिया है। आज के लेक्चर्स में सिर्फ और सिर्फ हम ये पढ़ेंगे कि जो हमारा ओएसआई मॉडल होता है उसमें जो 7 लेयर होती हैं उन लेयर का काम क्या होता है, आज आप इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। सो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो ओएसआई मॉडल है इसमें 7 लेयर होती हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो ये 3 जो ऊपर की लेयर होती हैं ये सॉफ्टवेयर लेयर होती हैं, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन पर कार्य करती हैं। ये जो नीचे की 3 लेयर होती हैं ये हार्डवेयर लेयर होती हैं। जो ये बीच की लेयर होती है इसे मैंने आपको बताया था ओएसआई मॉडल की हार्ट लेयर होती है, मतलब ओएसआई मॉडल की जो हृदय लेयर होती है वो होती है ट्रांसपोर्ट लेयर। ये सारा कुछ मैंने आपको इसके पहले वाले लेक्चर्स में बताया था। देखिए यहाँ पर एक होता है सेंडर और एक होता है रिसीवर। जो डेटा को भेजता है वो होता है सेंडर, जो डेटा को रिसीव करता है वो होता है रिसीवर। तो यहाँ पर देखिए जब कोई डेटा यहाँ से भेजता है तो यहाँ से यहाँ तक जाने में 7 लेयर कार्य करती हैं। हर एक लेयर का अलग अलग कार्य होता है, इसी के बारे में आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर देखिए जब कोई हम डेटा सेंड करते हैं तो यहाँ पर टोटल 7 प्रोसेस होती हैं। इसके बाद ये डेटा ऐसे जाता है रिसीवर के पास। तो आइए हम हर एक लेयर का कार्य समझते हैं कि हर एक लेयर का कार्य क्या होता है। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो ये 7 लेयर होती हैं जो इसकी नंबरिंग की जाती है वो नीचे से ऊपर की ओर की जाती है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम एप्लीकेशन लेयर के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो एप्लीकेशन लेयर है वो यहाँ पर देखिए सेंडर और रिसीवर के पास वाली लेयर होती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने एप्लीकेशन लेयर में सबसे पहला पॉइंट नोट कराया है। यहाँ पर एप्लीकेशन लेयर सेंडर और रिसीवर यूजर के नजदीक होती है। तो हमारी सेंडर और रिसीवर के नजदीक कौन सी लेयर होती है, वो होती है एप्लीकेशन लेयर। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। अगला यहाँ पर हमारा पॉइंट है एप्लीकेशन लेयर के द्वारा यूजर कंप्यूटर से फाइल को एक्सेस करता है। मैंने आपको बताया था कि जो एप्लीकेशन लेयर होती है यह एक प्रकार की सॉफ्टवेयर लेयर होती है। तो यहाँ पर मैंने क्या नोट कराया है, एप्लीकेशन लेयर के द्वारा यूजर कंप्यूटर से फाइल को एक्सेस करता है। जैसे मान लिया जाए एप्लीकेशन लेयर में क्या होगा, सॉफ्टवेयर होगा। जैसे हमारा व्हाट्सएप हो गया तो व्हाट्सएप के माध्यम से हम कोई भी फाइल एक्सेस करते हैं, कोई भी फोटो एक्सेस करते हैं या कोई भी पीडीएफ हम एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पर मैंने यही नोट कराया है कि जो एप्लीकेशन लेयर होती है उसके द्वारा यूजर का मतलब या सेंडर हो सकता है या रिसीवर हो सकता है। तो यहाँ पर क्या लिखाया मैंने, एप्लीकेशन लेयर के द्वारा यूजर कंप्यूटर से फाइल को एक्सेस करता है। यहाँ पर मोबाइल भी हो सकता है, कंप्यूटर भी हो सकता है, कोई भी डिवाइस हो सकती है। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। अगला यहाँ पर देखिए पॉइंट है हमारा, यह ईमेल को फॉरवर्ड और स्टोर करने में सुविधा भी देता है। तो याद रखना कि जो एप्लीकेशन लेयर होती है, क्योंकि कोई भी हम ईमेल करते हैं या हमारे ईमेल में कोई भी हमारा मैसेज आता है तो वो क्या होता है, एप्लीकेशन ही तो एक होता है ईमेल। जो आप देखते होंगे वो सॉफ्टवेयर का आइकन जो जिसमें हम ईमेल आईडी बनाते हैं तो वो क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। तो वहां पर क्या होता है, ईमेल को फॉरवर्ड करता है और स्टोर करने की भी सुविधा होती है। तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन और पूछा जाता है
कि जो हमारा एप्लीकेशन लेयर होता है इस पे कौन कौन से प्रोटोकॉल कार्य करते हैं। देखिए प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, आइए हम समझते हैं। देखिए प्रोटोकॉल एक प्रकार का नियम होता है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है जो हमें ये बताता है जो हमारी ओजोन परत है उसे क्षय होने से बचाता है। मतलब एक प्रकार का ये नियम होता है जिन पर बहुत सारे देशों का क्या होता है, हस्ताक्षर होता है कि आपको किस प्रकार से जो हमारी ओजोन परत है उसको बचाना होता है। तो उसी प्रकार इंटरनेट की दुनिया में भी प्रोटोकॉल होते हैं। जैसे यहाँ पर 3 प्रोटोकॉल को मैंने दिखाया है एप्लीकेशन लेयर में। यहाँ पर देखिए हमारा पहला हमारा प्रोटोकॉल है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। पहला प्रोटोकॉल है हमारा HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो आपको पूरा फुल फॉर्म भी याद रखना है। अगला हमारा प्रोटोकॉल है यहाँ पर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसे FTP कहते हैं। अगला हमारा है यहाँ पर SMTP प्रोटोकॉल, जिसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो आपको ये 3 प्रोटोकॉल याद रखना है कि जो हमारा एप्लीकेशन यहाँ पर लेयर होता है उसमें 3 प्रोटोकॉल होते हैं। पहला है HTTP, दूसरा है FTP, तीसरा है हमारा SMTP। पहले प्रोटोकॉल का हमारा फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला हमारा प्रोटोकॉल है FTP मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तीसरा हमारा प्रोटोकॉल है SMTP मतलब सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये 3 प्रोटोकॉल किसके अंतर्गत आते हैं, एप्लीकेशन लेयर के अंतर्गत आते हैं। एप्लीकेशन लेयर एक सॉफ्टवेयर लेयर होती है और ये यूजर के नजदीक लेयर होती है। यहाँ पर देखिए अब हम अगली लेयर के बारे में पढ़ते हैं। अगली हमारी लेयर है प्रेजेंटेशन लेयर। ये कौन सी लेयर होती है, प्रेजेंटेशन लेयर होती है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारी प्रेजेंटेशन लेयर होती है ये भी एक प्रकार की सॉफ्टवेयर लेयर होती है, क्योंकि इसे हम टच नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम इसे सॉफ्टवेयर लेयर कहते हैं। देखिए यहाँ पर प्रेजेंटेशन लेयर से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पूछे जाते हैं। पहला हमारा पॉइंट है इस लेयर का यूज डेटा का इनक्रिप्शन और डेटा का डिक्रिप्शन के लिए किया जाता है। मतलब डेटा का इनक्रिप्शन और डेटा का डिक्रिप्शन हमारे किस लेयर में होता है, प्रेजेंटेशन लेयर में होता है। देखिए यहाँ पर ये समझिए कि हमारा इनक्रिप्शन का मतलब क्या है, डिक्रिप्शन का मतलब क्या है। यहाँ पर देखिए जो हमारा यहाँ पर डेटा आता है एक प्रकार से इस पर ये क्या लगाता है, मोहर लगाता है। मतलब एक प्रकार से यहाँ पर उसकी पहचान देता है कि ये डेटा कहाँ से ट्रांसफर होके आ रहा है, मतलब किस एड्रेस से ट्रांसफर होके डेटा हमारा आ रहा है। ये क्या कर देता है, इनक्रिप्शन मतलब डेटा पर एक प्रकार की मोहर लगा देता है। ये जो डिक्रिप्शन है ये कहां पर होता है, ये रिसीवर पर होता है। यहाँ पे होता है जो डेटा को देखता है कि हाँ जो डेटा हाँ यहाँ से भेजा गया यहाँ पर वही डेटा प्राप्त हुआ है या नहीं प्राप्त हुआ है, ये जो चेक करता है वो क्या होता है, डिक्रिप्शन। ये क्या होता है यहाँ पर जो एक पहचान देता है डेटा एड्रेस की कि यहाँ से डेटा आ रहा है, तो ये क्या होता है, इनक्रिप्शन। तो ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर देखिए अगर हम अगले पॉइंट की बात करते हैं तो हमारा अगला पॉइंट है यहाँ पर यह ट्रांसलेशन का भी काम करता है। मतलब जो हमारा डेटा होता है इसको ये ट्रांसलेट भी कर सकता है। तो ये पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया होगा।
अब यहाँ पर देखिए ये हमारा अगला लेयर दिया है, अगला लेयर हमारा है सेशन लेयर। ये क्या है हमारा सेशन लेयर। जो सेशन लेयर होती है ये भी एक प्रकार की सॉफ्टवेयर लेयर होती है। अब यहाँ पर देखिए सेशन लेयर से इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला यहाँ पर हमारा पॉइंट है सेशन लेयर दो डिवाइसों के बीच कम्युनिकेशन के लिए सेशन प्रदान करती है। इसका मतलब समझिए, सेशन प्रदान करने का मतलब ये हुआ कि जब कोई भी सेंडर यहां से डेटा को सेंड करता है तो जो इस तरफ होता है हमारा सेशन लेयर, जो इस तरफ सेशन लेयर होता है, ये दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्ट रहते हैं। ये तब तक कनेक्ट रहते हैं, तब तक सेशन में रहते हैं जब तक कि हमारा डेटा यहां से यहां ट्रांसफर नहीं हो जाता। जैसे ही हमारा डेटा यहां से यहां ट्रांसफर हो जाता है तो इनका कनेक्शन यहां से टूट जाता है। तो यहां पर यही हमने नोट कराया है कि जो सेशन लेयर होता है दो डिवाइसों के बीच कम्युनिकेशन के लिए सेशन प्रदान करता है। मतलब जब तक डेटा हमारा ट्रांसफर नहीं हो जाता तब तक ये दोनों लेयर एक दूसरे के टच में रहती हैं। तो अगला हमारा यहाँ पर पॉइंट है यह सिंक्रोनाइजेशन का कार्य भी पूरा करती हैं। देखिए यहाँ पर सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या है। जैसे मान लिया जाए कोई हम डेटा ट्रांसफर करते हैं, उसमें कोई एरर आ जाती है, हमारा डेटा वहां तक नहीं पहुंच पाता है, तो इस डेटा को दोबारा ट्रांसफर करने का काम करती है ये लेयर। तो यहाँ पर मैंने नोट कराया है ये सिंक्रोनाइजेशन का कार्य करती है। इसका मतलब यही हुआ जो मैंने अभी आपको बताया। तो यहाँ पर देखिए इस लेयर से संबंधित जो क्वेश्चन बन सकते थे मैंने आपको यहाँ पर नोट करा दिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो ये आपका टॉपिक है कंप्यूटर का टॉपिक है, अगर देखा जाए तो ये टॉपिक बहुत बड़ा है। हर एक लेयर का हमारा एक लेक्चर हो सकता है, परंतु आपको उतना नहीं पढ़ना जितना मैं आपको बता रहा हूं। सिर्फ आपको उतना ही पढ़ के जाना है। देखना आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये लेयर हमने कंप्लीट कर ली, सेशन लेयर। अगली हमारी लेयर है यहाँ पर ट्रांसपोर्ट लेयर। तो देखिए जो हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर होती है ये OSI मॉडल की क्या होती है, हार्ट होती है, मतलब हृदय होती है। तो इस पॉइंट को याद रखना। यहाँ पर देखिए जो हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर होती है ये हमें ये निश्चित कराती है कि जो हमने यहाँ पर डेटा को ट्रांसफर किया है वो एक क्रम के रूप में है कि नहीं। तो ये क्रम को डिसाइड करती है कौन, हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होता है, यहाँ पर क्रम का निर्धारण भी सुनिश्चित करता है। अगला यहाँ पे पॉइंट ये पूछे जाते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है उनमें कौन कौन से प्रोटोकॉल काम करते हैं। तो यहाँ पर दो प्रोटोकॉल काम करते हैं। पहला हमारा है TCP, दूसरा है हमारा UDP। यहाँ पर देखिए इसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो इसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। UDP का फुल फॉर्म होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तो आपको इसके फुल फॉर्म भी याद रखना है कि इसमें दो हमारे प्रोटोकॉल होते हैं। पहला है हमारा TCP, दूसरा है UDP। TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, दूसरा हमारा है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तो आपको फुल फॉर्म भी यहां से याद रखना है। यहां पर देखिए अगला हमारा पॉइंट है, इसे हम एंड टू एंड लेयर के नाम से जानते हैं। इसे हम एंड टू एंड लेयर क्यों कहते हैं, क्योंकि जो हमारी ये लेयर होती है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन प्रोवाइड करती है। क्या, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन प्रोवाइड करती है, इसीलिए हम इसे एंड टू एंड लेयर के नाम से जानते हैं। और जो ये लेयर होती है OSI मॉडल की क्या होती है, हार्ट होती है। अगला यहाँ पर हमारा पॉइंट पूछा जाता है सेगमेंट।
जो हमारा यहाँ पर डेटा होता है वो किस फॉर्म में होता है, सेगमेंट के फॉर्म में होता है। तो जो ये लेयर होती है किसका काम करती है, सेगमेंटेशन का काम करती है। तो वो कौन सी लेयर है जो सेगमेंटेशन का काम करती है, तो आपका आंसर रहेगा ट्रांसपोर्ट लेयर। तो आपको इतने पॉइंट याद रखना है इस लेयर से। यहाँ पर देखिए अगली हमारी लेयर है नेटवर्क लेयर। तो ये हमारी है नेटवर्क लेयर। इसमें जो हमारा डेटा होता है वो पैकेट्स के फॉर्म में होता है, और जो हमारी ये लेयर होती है वो हार्डवेयर लेयर होती है। क्या, हार्डवेयर लेयर होती है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस कार्य करती हैं जिसे हम टच कर सकते हैं, टच करके और महसूस कर सकते हैं। तो ये होती है हार्डवेयर लेयर। और यहाँ पर जो डेटा होता है पैकेट्स के फॉर्म में होता है, इसीलिए इस लेयर को हम पैकेट यूनिट्स के नाम से जानते हैं। तो पैकेट यूनिट भी इस लेयर का नाम होता है। तो यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो इस लेयर से पूछे जाते हैं। पहला हमारा इसमें पॉइंट है कि जो हमारी ये लेयर होती है नेटवर्क लेयर, ये हमें आईपी एड्रेस प्रोवाइड कराती है। ये हमें आईपी एड्रेस प्रदान करती है। जैसे आप लोग जानते होंगे कि जो हमारी डिवाइस होती हैं, जितने भी हमारे मोबाइल होते हैं, हर एक मोबाइल का आईपी एड्रेस अलग अलग होता है, जिससे हमारा को जब मोबाइल खो जाता है हम आईपी एड्रेस से ही पता कर लेते हैं कि हमारा मोबाइल कितनी दूर पर है जहां हम खड़े हुए हैं। तो आईपी एड्रेस कौन प्रोवाइड करता है, हमारा नेटवर्क लेयर प्रदान करता है। तो यहाँ पर देखिए अगला हमारा पॉइंट है इंटरनेट वर्किंग। मतलब जो हमारा ये लेयर होता है इंटरनेट वर्किंग मतलब डिवाइसों को जोड़ने का भी काम करता है। अगला हमारा पॉइंट है इसमें इस लेयर का काम राउटिंग का भी होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारा ये लेयर होता है इसका काम क्या होता है, राउटिंग का काम होता है। अब राउटिंग का मतलब यहाँ पर समझ लीजिए। देखिए जैसे यहाँ पर एक कंप्यूटर ये है और एक कंप्यूटर ये है। अब यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बहुत सारे क्या लगे होंगे, राउटर लगे होंगे, बहुत सारे राउटर ऐसे लगे होंगे। अब यहाँ पर जो हमारी ये लेयर होती है नेटवर्क लेयर, ये हमें ये डिसाइड करती है कि कौन से राउटर से होकर हमारा डेटा ट्रांसफर होगा। तो जो हमारी ये लेयर होती है ये इस प्रकार डिसाइड करती है कि डेटा ट्रांसफर करने में किस स्थान से जो हमारे आने का पाथ है पास होगा। तो यहाँ पर देखिए जो ये दो राउटर है, अगर यहाँ से हमारा डेटा ट्रांसफर होगा तो जल्दी पहुंच जाएगा, तो यहाँ से हमारा डेटा ट्रांसफर होगा। तो कौन सुनिश्चित करता है, हमारा नेटवर्क लेयर सुनिश्चित करती है। अगर ये डेटा यहाँ से आएगा, यहाँ से राउटर से होते हुए आएगा तो क्या होगा, अधिक समय लगेगा। तो यही ये डिसाइड करता है हमारा नेटवर्क लेयर कि कहां से हमारा किस राउटर से होकर हमारा डेटा ट्रांसफर होगा। राउटर आप जानते हैं जैसे जो देखे होंगे जो वाईफाई लगवाते हैं घर पे, ऐसे होता है राउटर, ऐसे होता है ये यहाँ पर राउटर। यहाँ पर देखिए ऐसे होता है हमारा राउटर, इस पर ऐसे देखिए ऐसे लगे होते हैं, एंटीना टाइप में ऐसे लगे होते हैं। ये होता है हमारा राउटर जो नेटवर्क के लिए यूज होता है, इससे नेटवर्क कनेक्शन होता है। तो ये समझ में आ गया पॉइंट कि इस लेयर का काम राउटिंग का भी होता है। तो यहाँ पर देखिए हमने इस लेयर के बारे में पढ़ लिया। यहाँ पर देखिए अगली हमारी लेयर है DLL लेयर, जो हम इसे बोलते हैं डेटा लिंक लेयर। इसका फुल फॉर्म क्या है, डेटा लिंक लेयर। जो यहाँ पर डेटा होता है वो फ्रेम के रूप में होता है। फ्रेम के रूप में होने के कारण इसे हम फ्रेम यूनिट के नाम से भी जानते हैं इस लेयर को। और यहाँ पर देखिए जो ये लेयर होती है ये हार्डवेयर लेयर होती है। तो आपको ये भी याद रखना कि जो हमारी डेटा लिंक लेयर होता है वो हार्डवेयर लेयर होता है। तो यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछे जाते हैं आपके यहाँ से डेटा लिंक लेयर से। तो यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट हमारा है
इनकोड और डिकोड। मतलब इस लेयर में जो डेटा आता है इनकोड और डिकोड किया जाता है। मतलब एक भाषा से दूसरे भाषा में यहाँ पर क्या होता है, डेटा परिवर्तित होता है। जैसे यहाँ पर डेटा आता है तो यहाँ पर क्या होगा, डिकोड होगा। जब फिर यहाँ पर डेटा जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनकोड हो जाएगा। तो ये जो हमारी लेयर होती हैं इनकोड और डिकोड का भी काम करती हैं। अगला हमारा यहाँ पे पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट हमारा ये है कि जो हमारा डेटा लिंक लेयर होता है या डेटा फ्लो को कंट्रोल करता है। यहाँ पर डेटा फ्लो का मतलब समझिए। देखिए अगर ये यहाँ से हम कोई भी डेटा ट्रांसफर करते हैं, अगर यहाँ पे जिस स्पीड से हम डेटा ट्रांसफर करते हैं उसी स्पीड से यहाँ पर डेटा रिसीव नहीं होता है तो हमारा डेटा क्या हो सकता है, करप्ट हो सकता है, मतलब खराब हो सकता है। मतलब क्या हो सकता है, यहाँ पर जितना हम डेटा ट्रांसफर करेंगे उतना डेटा नहीं पहुंचेगा। तो जो हमारी डेटा की स्पीड होती है ट्रांसफर करने की, वो कौन डिसाइड करता है, वो होता है हमारा DLL, डेटा लिंक लेयर ही हमारे डेटा के फ्लो को कंट्रोल करती है। मतलब मेंटेन रखती है कि जितनी तेजी से डेटा यहाँ पर रिसीव हुआ उतनी स्पीड से यहाँ से डेटा हमारा जाएगा। तो ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर देखिए अगला आपका पॉइंट है, डेटा लिंक लेयर एक नेटवर्क पर फिजिकल रूप से जुड़े नोड्स के बीच एक कनेक्शन को जोड़ने और तोड़ने का काम करती है। जोड़ने और तोड़ने का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि जो हमारे नोड्स पर कनेक्शन होते हैं फिजिकल कनेक्शन, उनको कनेक्ट और डिसकनेक्ट करने का काम कौन करता है, यहाँ पर डेटा लिंक लेयर करता है। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यहाँ पर देखिए आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारा यहाँ पर डेटा लिंक लेयर होता है उसमें कौन कौन से प्रोटोकॉल कार्य करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दो प्रोटोकॉल हमारे यहाँ पर कार्य करते हैं। पहला हमारा है HDLC, दूसरा है PPP। ये दो प्रोटोकॉल कार्य करते हैं। अगर इसके हम फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल। क्या, हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल इसका फुल फॉर्म होता है। PPP का फुल फॉर्म होता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। तो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल PPP का फुल फॉर्म होता है। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो हमारा यहाँ पर डेटा लिंक लेयर होता है इनके कितनी सब लेयर होती हैं। तो इनकी टोटल 2 सब लेयर होती हैं। मतलब 2 लेयर में इसे हम और डिवाइड करते हैं। पहला है हमारा MAC, दूसरा है LLC। तो यहाँ पर देखिए MAC का फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पर मीडिया एक्सेस कंट्रोल। क्या, मीडिया एक्सेस कंट्रोल इसका फुल फॉर्म होता है। दूसरी हमारी सब लेयर होती है LLC। LLC का फुल फॉर्म होता है लॉजिक लिंक कंट्रोल। तो इसको भी आप याद रखना कि LLC का फुल फॉर्म होता है लॉजिक लिंक कंट्रोल। तो आपको मैंने इस लेयर के बारे में पूरा डिटेल से बता दिया। अब हमारी बची है लास्ट वाली लेयर। हमारी लास्ट लेयर है फिजिकल लेयर। जो हमारी फिजिकल लेयर है इसे हम बिट यूनिट के नाम से जानते हैं। बिट यूनिट के नाम से क्यों जानते हैं, क्योंकि जो यहाँ पर डेटा होता है वो बिट के फॉर्म में होता है, इसीलिए इसे हम बिट यूनिट के नाम से भी जानते हैं। दूसरा पॉइंट ये याद रखना, जो फिजिकल लेयर होती है ये सबसे नीचे वाली लेयर होती है। अगर हम नंबरिंग की बात करेंगे तो ये नंबर 1 की लेयर होती है। दूसरा पॉइंट यहाँ से ये याद रखना कि जो हमारी फिजिकल लेयर होती है ये सॉफ्टवेयर लेयर होती है। आइए अब हम समझते हैं कि इस लेयर का काम क्या होता है। तो देखिए जो हमारी फिजिकल लेयर होती है
ये फिजिकल तथा इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के लिए क्या होती है, जिम्मेदार होती है। दूसरा यहाँ से इसका कार्य ये है कि जो हमारी फिजिकल लेयर है ये हमें ये डिसाइड करती है कि यहाँ से जो हमारा डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जाएगा ये वायरलेस होगा कि हमारा वायर्ड होगा। मतलब जो हमारा यहाँ से डेटा कनेक्शन है वो जो डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर होगा वो वायर के माध्यम से ट्रांसफर होगा कि विदाउट वायर के माध्यम से ट्रांसफर होगा, ये डिसाइड करता है हमारा फिजिकल लेयर। और यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है जो कि मैंने यहाँ पर नोट कराया है। क्वेश्चन ये बनता है कि जो हमारा यहाँ पर डेटा ट्रांसफर होता है फिजिकल लेयर से इस लेयर में, तो वो किस मोड में ट्रांसफर होता है, मतलब ट्रांसमिशन मोड के बारे में कौन डिसाइड करता है, फिजिकल लेयर, कि किस मोड में हमारा डेटा ट्रांसफर होगा। क्योंकि जो हमारा डेटा ट्रांसफर करने के 3 मोड होते हैं जो कि मैंने आपको यहाँ पर नोट कराया है। पहला हमारा है सिंप्लेक्स मोड, दूसरा हमारा हाफ डुप्लेक्स मोड, तीसरा हमारा यहाँ पे है फुल डुप्लेक्स मोड। तो ये 3 मोड होते हैं ट्रांसमिशन के। तो किस ट्रांसमिशन मोड से हमारा डेटा ट्रांसफर होगा ये डिसाइड करता है हमारा फिजिकल लेयर। तो आपको मैंने फिजिकल लेयर के बारे में एक एक पॉइंट क्लियर कर दिए। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक जो कि मैंने एक एक डिटेल हर एक लेयर्स के बारे में बता दिया। तो फ्रेंड्स आपको ये क्लास कैसी लगी वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर करना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना। जैसा आप लोगों को पता है कि हम पढ़ रहे थे स्काडा, जिसमें हमने ओएसआई मॉडल के बारे में इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ा है। आज का जो आपका टॉपिक है वो हमारा डाटा लॉगर पर है। इसके हम ब्लॉक डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे और इसका यूज क्या है और इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज सारा कुछ आज हम इसी लेक्चर में पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। यहाँ पर देखिए अगर हम डाटा लॉगर की बात करें तो ये एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होता है जो समय के साथ डेटा को स्टोर करता है। जी हाँ दोस्तों, जो हमारा डाटा लॉगर है ये एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होता है जो समय के साथ डेटा को कलेक्ट करने का काम करता है। यहाँ पर देखिए जो हमारा डेटा लॉगर है ये डेटा को कलेक्ट करता है। अब यहाँ पर हम डेटा की बात करें तो जैसा आपका करंट हो गया, वोल्टेज हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गई, प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सारी राशियों को मापता है। मापने के साथ साथ ये उसको स्टोर भी रखता है हमारा क्या, डाटा लॉगर। और जो राशि जिस समय नापता है उसके टाइम को भी ये माप लेता है हमारा डाटा लॉगर। अर्थात ये जो डाटा लॉगर है एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो किसी भी राशि को टाइम के साथ मापने के लिए हम यूज करते हैं। मापने के साथ साथ ये स्टोर भी रखता है उस डाटा को। तो इसीलिए हम डाटा लॉगर को डाटा एक्विजिशन सिस्टम कहते हैं। क्यों कहते हैं, यहाँ पर देखिए एक्विजिशन का मतलब होता है संग्रहित करना, मतलब डाटा को इकट्ठा करना। तो जो हमारा डाटा लॉगर होता है ये डाटा को इकट्ठा करता है, मतलब स्टोर करता है टाइम के साथ। इसीलिए हम डाटा लॉगर को डाटा एक्विजिशन सिस्टम भी कहते हैं। एक्विजिशन सिस्टम का मतलब होता है संग्रहित करना, मतलब डाटा को इकट्ठा करना। यहाँ पर ये डाटा को इकट्ठा कर रहा है इसीलिए हम इसे डाटा एक्विजिशन सिस्टम भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका ये फुल फॉर्म पूछा जाता है कि जो हमारा DAS होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपका आंसर रहेगा इसका फुल फॉर्म होता है डाटा एक्विजिशन सिस्टम। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
तो जो हमारा डाटा लागर होता है एक प्रकार का DAS होता है, मतलब डेटा एक्विजिशन सिस्टम होता है। ये पॉइंट आपको यहां से याद रखना है। अब दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि जो हमारा डाटा लागर होता है, ये जो हम डेटा को स्टोर करता है, हमारा डाटा लागर ये किस रूप में स्टोर करता है, डिजिटल रूप में कि एनालॉग रूप में? तो आपका आंसर रहेगा ये डेटा को डिजिटल रूप में स्टोर करता है। देखिए जो हमारा डाटा लागर होता है इसके अंदर मेमोरी होगी। जब ये मेमोरी होगी तो इसमें जो डेटा स्टोर होता है तो वो किस में स्टोर होगा? बाइनरी नंबर में। जो बाइनरी नंबर होता है वो क्या होता है? एक प्रकार का डिजिटल सिग्नल होता है। तो जो हमारा डेटा स्टोर होता है डाटा लागर में वो होता है हमारा डिजिटल रूप में। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना। अब बात आते हैं कि जो हमारा डाटा लागर है इसका एप्लीकेशन क्या है, कहां कहां इसका यूज किया जाता है? तो देखिए डाटा लागर का यूज बहुत जगह होता है। जैसे हमारा हो गया रेलवे सेक्टर में, फूड प्रोसेसिंग में, चिकित्सा के क्षेत्र में, पावर प्लांट में, जहां जनरेशन होता है वहां इसका यूज किया जाता है। जैसा आप लोगों ने देखा होगा जो हमारा रेलवे स्टेशन होता है वहां पर एक बॉक्स नुमा हमारा लगा होता है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, वही होता है हमारा डेटा लागर। इसका काम ये होता है कि कौन सी ट्रेन कितने समय इस प्लेटफॉर्म पर आई और कौन सी ट्रेन इस प्लेटफॉर्म से कितने समय गई और कौन सी ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पर है, ये सारा रिकॉर्ड कौन रखता है? डाटा लागर रखता है। तो यहां पर भी यूज किया जाता है रेलवे स्टेशन में। देखिए आप लोग देखे होंगे कि जब आप मोबाइल पर जब देखते हैं रेलवे एप्लीकेशन पर कि कौन सी ट्रेन कहां पर है, ये ट्रेन कौन सी प्लेटफॉर्म पर आने वाली है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कौन देता है? डाटा लागर देता है। जो डाटा लागर होता है ये टाइम के साथ डेटा को स्टोर रखता है। यही डेटा आपको ट्रांसफर करता है एप्लीकेशन पर। जो रेलवे एप्लीकेशन होता है उस पर देख लेते हैं कि कौन सी ट्रेन कहां पर है। तो ये हमारा डाटा लागर पर ये सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। उसी प्रकार जैसे हम पावर प्लांट की बात करें जहां पर हमारा पावर जनरेशन होता है, तो वहां पर जो हमारा पावर जनरेशन होता है उसके करंट की वैल्यू कितनी है, वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, प्रेशर कितना है, हमारा फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये सारा कुछ मापने के लिए हम डाटा लागर का यूज करते हैं। इसके पहले जब हमारे पास डाटा लागर नहीं था तो हमें बहुत सारे कुशल श्रमिकों की मतलब जानकार श्रमिकों की आवश्यकता होती थी। वो जा करके खुद ही नापते थे किसी भी मीटर के माध्यम से कि कितना करंट है, कि कितना करंट है, कितना वोल्टेज है, कितना फ्रीक्वेंसी है। परंतु वहां पर बहुत सारी एरर आने की संभावना होती थी क्योंकि ऑब्जर्वेशनल एरर आ जाती थी, जो मीटर है उसके कारण एरर आ जाती थी। तो इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए हम डेटा लागर पर गए। तो इस समय जो हमारा पावर जनरेशन होता है वहां पर इन सारी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मापने के लिए हम डेटा लागर का यूज करते हैं। जो ये इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मापता है तो उसको टाइमिंग के साथ नापता है कि किस टाइम पर ये इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी मापी गई है। तो ये डेटा लागर की खासियत होती है। अगर हम डाटा लागर की ये बात करें कि डाटा लागर कौन कौन सी क्वांटिटी को मापता है, तो जो हमारा डाटा लागर होता है ये इलेक्ट्रिकल और फिजिकल दोनों क्वांटिटी को माप सकता है। इलेक्ट्रिकल की बात करें जैसे करंट हो गया, वोल्टेज हो गया और हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गई, हमारी इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी हो गई, तो ये सारा कुछ माप सकता है। अगर हम फिजिकल क्वांटिटी की बात करें जैसे प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, अगर किसी इंडस्ट्री में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में है तो उसको भी ये माप लेता है हमारा डाटा लागर। तो ये डाटा लागर इतनी प्रकार की क्वांटिटी को माप सकता है। तो
तो यहाँ पर देखिए अगर हम इसकी एडवांटेज की बात करें और डिसएडवांटेज की बात करें तो इसके डिसएडवांटेज बहुत कम है, एडवांटेज ही एडवांटेज हैं। देखिए जैसे हम किसी भी इंडस्ट्री में इसका यूज करते हैं डाटा लॉगर का, तो वहां पर क्या हो जाता है, इंडस्ट्री की जो विश्वसनीयता है वो बढ़ जाती है। दूसरी बात, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है और जो इंडस्ट्री का जो मेंटेनेंस कास्ट है, जो हैंडलिंग कास्ट है, रनिंग कास्ट है, वो भी रिड्यूस हो जाता है और एक्यूरेसी भी बढ़ जाती है इस डाटा लॉगर का यूज करने से। तो बहुत सारे ऐसे एडवांटेज हैं डाटा लॉगर के। तो यहाँ पर देखिए ये तो हमने आपको बताया डाटा लॉगर क्या होता है, कहाँ यूज किया जाता है, इसके एप्लीकेशन क्या है, कौन कौन सी क्वांटिटी को माप सकता है। तो ये सारा कुछ मैंने आपको अभी बता दिया। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिर ये डाटा लॉगर है, जो इसका ये ब्लॉक डायग्राम है, ये कैसे हमारा डाटा लॉगर कार्य करता है, आइए हम समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर हम किसी पावर जनरेशन की बात करते हैं तो मान लिया जाए यहाँ पर हमारे पास एक पावर जनरेशन है। यहाँ पर इस पावर जनरेशन की हमें नापना है इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को, जैसे हमारा हो गया करंट, वोल्टेज हो गया, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हो गई, पावर हो गई। तो ये क्वांटिटी को हमें मापना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेंसर लगाएंगे। सेंसर जो होता है ये ट्रांसड्यूसर भी हो सकता है या ट्रांसड्यूसर के साथ सेंसर भी हमारा कनेक्ट हो सकता है। जैसे हमें करंट को मापना है तो यहाँ पर जो करंट है तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लिया जाए यहाँ पर हमें किसी प्रेशर को मापना हो, टेम्परेचर को मापना हो, तो ये ट्रांसड्यूसर क्या करता है, जो हमारा प्रेशर होता है या टेम्परेचर होता है उसको इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में बदलता है। मतलब जो हमारा ट्रांसड्यूसर होता है ये नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में बदलने का काम करता है। इसके बाद हमारे बहुत सारे इससे कनेक्ट होते हैं। जितने हमें यहाँ पर क्वांटिटी को मापना होता है उतने सारे यहाँ पर सेंसर और ट्रांसड्यूसर हम कनेक्ट करते हैं। इससे कनेक्ट होता है हमारा सिग्नल कंडीशनर। सिग्नल कंडीशनर का काम क्या होता है, देखिए ये जितने भी हमारे सिग्नल कंडीशनर हैं, जितने भी हमारे ट्रांसड्यूसर हैं, सब अलग अलग एक दूसरे से कनेक्ट हैं। तो जितनी हमें क्वांटिटी मापना होगा उतने ट्रांसड्यूसर होंगे, उतने सिग्नल कंडीशनर होंगे। जो सिग्नल कंडीशनर होता है इसका काम होता है सिग्नल को कंडीशनिंग करना। कंडीशनिंग का मतलब ये हुआ कि आउटपुट के अकॉर्डिंग, मतलब आउटपुट में हमें क्या चाहिए, एम्पलीफाई होकर सिग्नल चाहिए कि मतलब सबट्रैक्ट होके चाहिए कि मल्टीप्लाई होके चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ये सिग्नल को क्या करता है, कंडीशनिंग करता है। कंडीशनिंग का मतलब ये हुआ सिग्नल को मॉडिफाई करता है आउटपुट के अकॉर्डिंग। जो हमारा ये क्या होता है मल्टीप्लेक्सर, इसमें मल्टी इनपुट होते हैं और हमारा एक आउटपुट होता है। इसके बाद हमारा ये कनेक्ट होता है प्रोग्रामेबल गेन एम्पलीफायर, इससे कनेक्ट होता है हमारा सैंपल होल्ड सर्किट और इसी से हमारा कनेक्ट होता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। क्या, सैंपल एंड होल्ड सर्किट और यहाँ पर कनेक्ट होता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। इससे हमारा कनेक्ट होता है माइक्रो कंप्यूटर और इससे हमारा कनेक्ट होता है क्लॉक। मतलब किस समय पर हमें कौन सी क्वांटिटी को मेजर करना है ये क्लॉक हमें बताता है। तो यहाँ पर देखिए ये होता है प्रिंटर, डिस्प्ले, रिकॉर्डर, कंप्यूटर। तो यहाँ पर देखिए अब ये कैसे कार्य करता है यहाँ पर हम देखते हैं। तो देखिए जैसे हमारा ये ट्रांसड्यूसर पर जैसे ही हमारी क्वांटिटी मान लिया जाए करंट आई तो करंट यहाँ पर जाएगी, ये क्या कर देगा, कंडीशनिंग कर देगा। अब मान लिया जाए हमारे पास करंट, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, पावर चारों चीज एक साथ आती हैं, तो वो हमें कैसे डिसाइड करना है कि हमें कौन से क्वांटिटी को यहाँ पर लेना है, तो वो हमें डिसाइड करता है माइक्रो कंप्यूटर। तो यहाँ पर देखिए माइक्रो कंप्यूटर किससे कनेक्ट है, मल्टीप्लेक्सर से कनेक्ट है।
तो कौन सी राशि किस समय पर मेजर करना है, ये क्लॉक टाइमिंग देता है इस माइक्रो कंट्रोलर को। तो वही राशि को ये मल्टीप्लेक्सर यहाँ पर क्या कर लेता है, सिलेक्ट कर लेता है और आउटपुट में यहाँ पर दे देता है। तो यहाँ पर हम पहले से प्रोग्रामिंग कर लेते हैं कि किस समय पर कौन सी हमें क्वांटिटी को मापना है, वोल्टेज को मापना है कि फ्रीक्वेंसी को मापना है कि हमें पावर को मापना है। तो वो देता है हमारा माइक्रो कंप्यूटर। जैसे ही यहाँ पर हमें सिग्नल देता है माइक्रो कंप्यूटर, तो मल्टीप्लेक्सर एक सिग्नल को सिलेक्ट करता है, सिलेक्ट करने के बाद सीधा देता है प्रोग्रामेबल गेन एम्पलीफायर। देखिए यहाँ पर प्रोग्रामेबल गेन एम्पलीफायर ये माइक्रो कंप्यूटर से कनेक्ट होता है। तो यहाँ पर जो हमारा प्रोग्रामेबल गेन एम्पलीफायर है, इसका काम क्या होता है, तो देखिए जो आप लोग पढ़े होंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर में, यहाँ पर पढ़े होंगे ए बराबर जो गेन होता है आउटपुट अपान में इनपुट। जैसे यहाँ पर वोल्टेज है तो यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज हो गया, यहाँ पर भी इनपुट में क्या होगा, हमारा वोल्टेज होगा। तो यहाँ पर देखिए करंट होगा तो यहाँ पर करंट होगा। तो इन दोनों को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, गेन। जो हमें ये गेन प्राप्त होता है, कोई भी राशि यहाँ पर जैसे इनपुट में आई तो उससे ये गेन क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। फिर इसके बाद हमें यहाँ पर सैंपल एंड होल्ड सर्किट के पास ये सिग्नल आता है। जो सैंपल एंड होल्ड सर्किट होता है, इसका काम क्या होता है, डेटा को होल्ड रखना। जैसे मान लिया जाए यहाँ पर तीनों राशि यहाँ पर जाती हैं, तो ये होल्ड रखता है, 1 by 1 एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के पास भेजता है। क्योंकि वो अगर एक साथ सारी राशियां आएंगी तो एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर प्रोसेस ही नहीं कर पाएगा कि कौन सी क्वांटिटी को हमें प्रोसेस करना है। तो ये थोड़ी देर तक होल्ड रखता है डेटा को, सिंपल एंड होल्ड सर्किट। फिर इसके बाद एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के पास जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये भी माइक्रो कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, सिंपल एंड होल्ड सर्किट। जब ये क्लॉक देगा कि कब हमें कौन सी यहाँ पर क्वांटिटी को एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में कन्वर्ट करना है, वो देता है हमारा क्लॉक। क्लॉक से फिर माइक्रो कंप्यूटर फिर इसको यहाँ पर ये ट्रांसफर करता है। जब ये एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर हमें डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, तो यही सिग्नल कहाँ जाता है, यहाँ पर माइक्रो कंप्यूटर। फिर यहाँ पर क्या हो जाता है, प्रिंटर हो जाता है। मतलब यहाँ पर हम प्रिंट करके निकाल सकते हैं कि हाँ कि कौन से पावर प्लांट में कितना वोल्टेज है, कितना करंट है, कितना पावर जनरेशन हो रहा है। या डिस्प्ले कर सकते हैं, मतलब स्क्रीन पर देख सकते हैं, या उसे रिकॉर्ड करके रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर कंप्यूटर में भी ये डाटा जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर यहाँ पर क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि डिजिटल सिग्नल ही यहाँ पर क्या होगा, रिकॉर्ड होगा, स्टोर कर सकते हैं मेमोरी में। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि जो हमारा यहाँ पर डाटा लागर होता है वो डिजिटल फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है। तो इसीलिए इस पॉइंट को मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो ये रहा इसका ब्लॉक डायग्राम, जो कि मैंने आपको हर एक कंपोनेंट के बारे में आपको यहाँ पर बता दिया। तो फ्रेंड्स आपको ये क्लास कैसी लगी, वीडियो के कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप, आई होप आप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स आज का हमारा लेक्चर है कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म जो स्काडा सिस्टम से पूछे जाते हैं। जितने भी स्काडा सिस्टम में यूज होते हैं ये फुल फॉर्म, सारे फुल फॉर्म को मैंने एक ही लेक्चर में कवर किया है। अगर आप इतने फुल फॉर्म पढ़ के जाते हैं तो लगभग आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये हमारा स्काडा जो है ये कंप्लीट होने वाला है। बस 2-3 लेक्चर और बचे हैं, इसके बाद आपको मैं मैटलब, ऑटोकैड पढ़ाऊंगा। परंतु मैटलब और ऑटोकैड पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो कंप्यूटर होता है उसका आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप मैटलब और ऑटोकैड को नहीं समझ सकते हैं।
फिर वही होगा कि आप रटने लगेंगे। तो मैं आप लोगों को यही कहता हूं, अगर आपका कंप्यूटर का बेसिक क्लियर नहीं है तो आप सबसे पहले कंप्यूटर का बेसिक क्लियर करिए। अगर आपको कंप्यूटर पढ़ना है, कंप्यूटर का बेसिक बिल्कुल जीरो से इजी लैंग्वेज में पढ़ना है, तो मेरा एक चैनल है ITI वाला। तो ITI वाला मेरा अभी नया चैनल है, तो वहां पर मैं कंप्यूटर स्टार्ट करने जा रहा हूं। जो UPPCL TG2 के बच्चे हैं उनके लिए मैं वहां पर पढ़ा रहा हूं। अगर आप कंप्यूटर का बेसिक पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं, तो वहां पर आप पढ़ सकते हैं। उस चैनल की लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां आप विजिट होकर कंप्यूटर के सारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, आज के लेक्चर में ये सारे आपको फुल फॉर्म में आपको बताऊंगा, तो आपको ध्यान से सुनना है। जब आपका पेपर हो, पेपर के जस्ट एक दिन पहले आप इन सारे फुल फॉर्म को देख के जरूर जाएं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यहां पर देखिए, पहले हम फुल फॉर्म की बात करें तो पहला हमारा है DNP। तो DNP का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क प्रोटोकॉल। क्या? डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है DNP का। यहां पर देखिए, अगला हमारा फुल फॉर्म है OSI। इसको मैंने आपको बताया भी है। तो OSI का फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। क्या? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन OSI का फुल फॉर्म होता है। अगला हमारा यहाँ पर है ISO। ISO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। क्या? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ISO का फुल फॉर्म होता है। अगला हमारा है RTU। ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो RTU का फुल फॉर्म होता है रिमोट टर्मिनल यूनिट। क्या? रिमोट टर्मिनल यूनिट होता है RTU का फुल फॉर्म। अगला हमारा है MTU। MTU का फुल फॉर्म है मास्टर टर्मिनल यूनिट। क्या? मास्टर टर्मिनल यूनिट। अगला हमारा है HMI। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। HMI का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन मशीन इंटरफेस। क्या? ह्यूमन मशीन इंटरफेस HMI का फुल फॉर्म होता है। अगला हमारा है DAS। DAS का फुल फॉर्म है डेटा एक्विजिशन सिस्टम। ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म। अगला हमारा है VDU। VDU जो है इसका फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। क्या होता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अगला हमारा है RCC। तो यहाँ पर देखिए, वो वाला RCC मत समझना कि जो आपका सरिया सीमेंट वाला होता है। यहाँ पर जो RCC का फुल फॉर्म होता है रिमोट कंट्रोल सेंटर। क्या? रिमोट कंट्रोल सेंटर। ये सारा कुछ आपके बुक में दिया हुआ है, मैंने एक जगह सिर्फ नोट कर दिया है जिससे आपको आसानी से याद हो जाए। अगला यहाँ पर हमारा है LAN। देखिए, जो LAN है LAN, ये होता है एक प्रकार का नेटवर्क। तो कौन सा नेटवर्क होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। अगला हमारा है WAN। ये भी एक प्रकार का नेटवर्क होता है, इसका फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो WAN का फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क। इसी प्रकार एक हमारा नेटवर्क और होता है, ये होता है मैन, जिसका फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्या? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो मैन का फुल फॉर्म होता है। तो ये तीनों क्या होते हैं? एक प्रकार के नेटवर्क होते हैं। तो हमारा LAN मतलब LAN का फुल फॉर्म क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। दूसरा है WAN, जिसका फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क। तीसरा है मैन, जिसका फुल फॉर्म है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो इसको आप याद रखना। अगला हमारा फुल फॉर्म है DCS। ये भी आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।
DCS। DCS का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम। क्या? डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम। तो एक बार मैं आपको और रिवीजन करा रहा हूं। तो यहां पर देखिए DNP, जिसका फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क प्रोटोकॉल। अगला है हमारा OSI, जिसका फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। अगला है ISO, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। अगला हमारा है RTU, रिमोट टर्मिनल यूनिट। अगला है हमारा MTU, जिसका फुल फॉर्म होता है मास्टर टर्मिनल यूनिट। अगला हमारा है HMI, जिसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन मशीन इंटरफेस। अगला हमारा है DAS, डेटा एक्विजिशन सिस्टम। अगला है हमारा VDU, जिसका फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अगला है हमारा RCC का फुल फॉर्म है रिमोट कंट्रोल सेंटर। अगला हमारा है LAN, मतलब लैन, जिसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। अगला हमारा है WAN, WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। अगला हमारा है MAN, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अगला हमारा लास्ट है DCS, जिसका फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम। तो ये आपको फुल फॉर्म याद रखना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो लेक्चर समाप्त करने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि हमारा स्काडा कंप्लीट होने वाला है, 1-2 लेक्चर और बचे हैं। इसके बाद मैं आपको मैटलब पढ़ाऊंगा और ऑटोकैड पढ़ाऊंगा। परंतु मैटलब और ऑटोकैड तभी आप समझ सकते हैं जब आपका बेसिक जो कंप्यूटर होता है उसके कंसेप्ट क्लियर हो। तो अगर आपको कंप्यूटर पढ़ना है तो मेरा एक नया चैनल है, जिसको मैंने अभी बताया ITI इलेक्ट्रिकल वाला, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैं आपको वहां पर कंप्यूटर बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वहां पर आप पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।